हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, ओवरराइडिंग के बारे में, मेथड हाइडिंग, और फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे ओवरराइडिंग के। तो ये ओप्स की लेक्चर सीरीज का 19th वीडियो है। तो इससे पहले मैं ओवरलोडिंग वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो देखते हैं आज ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग क्या होती है। इसमें काफ़ी छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन काफ़ी बार कंफ्यूजन में डाल देता है। तो अपन देखते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ, void f1 करके, और इसमें मैंने कुछ लिख दिया अपन ने, जो है अपनी क्लास ए। ठीक है ना। और एक अपन ने, अब देखो, यहाँ पे मैं एक बार डेमो दे देता हूँ आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं। क्लास ए बना रखी है यहाँ पे, और क्लास बी है, जिसमें बी जो है चाइल्ड क्लास है, और उसकी पेरेंट क्लास है ए। ठीक है ना। अब अपन इसमें भी अपन एक फंक्शन बनाते हैं F1 करके, और अपन ऐसा करते हैं उसमें, ठीक है ना। इसमें देखो ध्यान से, पैरामीटर बिल्कुल सेम है। देखो, void F1 है इसमें, यहाँ पे भी मैंने F1 ही लिखा है, void F1। ठीक है ना। और इसकी अपन ने, ये एक पेरेंट क्लास में है और एक जो है अपना चाइल्ड क्लास में है। ठीक है। तो इस चीज को जो अपन है ना, जब पैरामीटर मतलब प्रोटोटाइप पूरा सेम हो, मतलब बस अपन जो है अपनी बॉडी में डिफरेंस हो, क्योंकि अगर बॉडी में भी डिफरेंस नहीं हुआ फिर तो इस फंक्शन को लिखने का ही मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो सेम लिख सकते हो लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है ना। मेथड ओवरराइडिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। जबकि अपना प्रोटोटाइप जो है पूरा सेम हो, है ना। फंक्शन का नाम, उसमें पैरामीटर्स कितने पास हो रहे हैं, सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना। और जब अपन यहाँ पे मान लो एक बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे ताकि सब कुछ साथ में दिख सके। और ठीक है ना, इस ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और अपन ने क्या किया, ओबीजे डॉट, और अपन ने कॉल कर दिया F1। ठीक है ना। तो F1 कॉल कर दिया अपन ने। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, बी क्लास का है। तो ये जाएगा बी में, बी में देखेगा F1 है, हाँ है, तो F1 को कॉल कर देगा और अपना बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, बी क्लास का है। तो ये कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर क्या करता है, इसको F1 के साथ बाइंड कर देगा कि जब भी रन होगा ये प्रोग्राम, तो मैं F1 के साथ बाइंड हो गया हूँ, और जब F1 कॉल कर दूंगा उस समय। ठीक है ना। और अगर अपन यही अगर एक और फंक्शन बनाए सेम, ठीक है, मान लो एक और फंक्शन बना दिया अपन ने, इसका नाम मान लो अपन ने F2 रख देते हैं, और यहाँ पे A2 कर देते हैं। और इसमें भी अगर अपन सेम फंक्शन बनाए और F2 कर देते हैं इसको, पर इसमें पैरामीटर मान लो मैं कोई ले देता हूँ इंट x, या कुछ भी ले लो। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको B2 ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे obj.f2 कर दूं कॉल, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे आप में से अगर आपने पहले भी कभी पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत ऊप्स, तो यहाँ आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से सुनना आप एक बार। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कि जब obj.f2 कॉल किया अपन ने, तो F2 देखो, ये F2 है, तो ये जाएगा बी क्लास में और देखेगा F2 है क्या, ये बोलेगा हाँ है, F2 तो है ना। तो ये अब पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा, है ना। ठीक है ना। और फिर देखेगा अरे यार पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ तो, और हमारा फंक्शन तो जो कॉल किया है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है ना। ये देखो एरर दे दी ना इसने, है ना। लेकिन अगर यही मान लो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या हुआ ना यहाँ पे, ये फंक्शन हाइडिंग इसको बोलते हैं, मेथड हाइडिंग। ठीक है ना। जो अपन ने अभी ऊपर देखा था ना कि मेथड हाइडिंग, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन का नाम सेम है, F2 लेकिन पैरामीटर्स में अंतर है। यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे है। तो इससे क्या होगा ना, इस मेथड ने, F2 ने इसको हाइड कर दिया। मतलब अगर जब भी अपन F2 कॉल करेंगे, तो क्या होगा ना, इसकी पेरेंट क्लास में तो है इस टाइप का, लेकिन पेरेंट में जाएगा ही नहीं कभी। ये यहीं पे चेक करेगा अरे F2 तो मिल गया, लेकिन बाद में चेक करेगा अरे पैरामीटर सेम नहीं है, तो एरर दे देगा। लेकिन यही अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं,
तो अब क्या करेगा, ये बोलेगा F2। तो F2 तो है ही नहीं अपने, क्योंकि ये तो कमेंट कर चुका हूँ मैं ना। तो F2 है ही नहीं, तो ये जाएगा उसके पेरेंट में, फिर देखेगा F2, तो ये कॉल कर देगा उसे। ठीक है, तो ये रन हो गया, और यहाँ पे देखो नीचे जो है A2 आ गया। ठीक है ना। तो और ऊपर बी वाला इसलिए आया था क्योंकि ये वाला कॉल कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग आपको समझ आ गया होगा कि जब भी क्या होता है कि आपका नाम सेम है पर पैरामीटर्स में अंतर होगा। ठीक है ना, तब तो आपका मेथड हाइडिंग हो जाएगा। और जब आपका पैरा सब कुछ सेम हो, और बॉडी वगैरह चेंज हो, बॉडी चेंज हो सकती है, तब आपका उसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे। अब देखो, अपन ने ओवरलोडिंग पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग वो क्या बोलती है कि फंक्शन का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, और उसके पैरामीटर्स में, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, फंक्शन का नाम सेम है F2 और F2 का, लेकिन अपना क्या है कि टाइप्स ऑफ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स में, आर्ग्यूमेंट्स में जो है अंतर है ना। तो अब इससे क्या होगा कि ये तो अगर ये चल जाता, मान लो कोड चल जाता, अभी नहीं चल रहा था ना ये F2, अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर में कुछ पास कर देता हूँ जैसे 4, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। F2 मिल गया, इसमें यहाँ पैरामीटर वाला है, सेम प्रोटोटाइप है, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो रन आपको करा के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, ये रन हो गया और B2 कॉल हो गया। तो अब देखो, अब अगर ये दोनों कॉल हो जाते, जब अब मैंने यहाँ पे ये कॉल किया और ये वाला कॉल हो जाता, है ना, अभी तो एरर आ रही थी, तो फिर तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाता। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि मेथड ओवरलोडिंग कब होगा, जब दोनों फंक्शन जिसका नाम सेम है और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है अलग है, वो दोनों एक ही स्कोप में होना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे अगर यही F2 में यहाँ ना लिख के, अगर मैं इसको कट करके यहाँ लिख देता, मतलब एक ही स्कोप में आ गए दोनों, मतलब ओवरराइडिंग जो है वो तो इनहेरिट होती है जब होता है। ठीक है ना, जब ऊपर सेम नाम का फंक्शन हो, ओवरराइडिंग में बिल्कुल सेम होना चाहिए प्रोटोटाइप पूरा। ठीक है ना, पर ओवरलोडिंग में जो है अलग होना चाहिए, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग का आपको समझ आ गया होगा कि ओवरलोडिंग में सेम स्कोप में होना जरूरी है, अलग अलग क्लास में होगी तो ओवरलोडिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग और मेथड ये हाइडिंग में। अब अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना, कि ओवरराइडिंग क्यों जरूरी है। तो अपन पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बर्ड क्लास है, ठीक है ना, और पेरेंट जो है उस चाइल्ड है और बर्ड उसकी पेरेंट क्लास है। ठीक है ना, और अपन ने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया है, और दोनों में एक फ्लाई फंक्शन है। ठीक है ना, बर्ड उड़ सकती है और पैरट उसने इनहेरिट किया है तो वो भी उड़ सकती है, तो फ्लाई। ठीक है ना, और अपन ने एक पैरट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल करा दिया। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे पैरेट जो है वो अलग तरीके से उड़ना चाहता है जैसे, तो वो अपना खुद का फंक्शन लिख देगा फ्लाई वाला कि मैं ऐसे उड़ना चाहता हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये ओवर राइडिंग हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के ताकि कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल दो, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, और आगे और वीडियो देखो अभी और एग्जांपल्स दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से चेंज कर लो आपके, कि आपको कैसे उड़ना है, मतलब जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं फंक्शन में। ठीक है ना, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ एक आरबीआई क्लास है, ठीक है ना, और आरबीआई को जो है आरबीआई पेरेंट क्लास है, और एसबीआई जो है चाइल्ड क्लास है, उसकी एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है ना, एक्सटेंड जावा में होता है, अपन ने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं, मतलब इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, और अपन ने एसबीआई, अब देखो एक फंक्शन बना रखा है मैंने, गेट इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, तो आरबीआई बोलता है 6% रेट, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। ठीक है ना, लेकिन मान लो आपको एसबीआई बैंक जो है वो 6.5 रिटर्न रेट दे रहा है, या फिर मान लो कोई, अगर कोई यहाँ पे दूसरा बैंक होता, वो कोई अलग दे रहा है, तो वो अपने अपने हिसाब से, अलग अलग बैंक अपने हिसाब से इनहेरिट ये गेट इंटरेस्ट रेट को जो है ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ओवरराइड मतलब नाम से क्या पता चला, ओवरराइड कर दिया मतलब वो जो पहले लिखा हुआ था उसको थोड़ा चेंज कर दिया, उसका अपने हिसाब से अपन ने चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो इसको रन कराऊंगा तो जो ये ऑब्जेक्ट एसबीआई का है, तो जब रन कराऊंगा तो ओबीजे डॉट गेट इंस्टेंस रेट ये वाला कॉल होगा, और आपका अगर मैं रन करा के बताऊं तो ये 6.5
जो है आ जाएगा। ठीक है ना। अब ओवर राइडिंग की जरूरत कब पड़ी, मतलब अगर मान लो आप कह रहे हो गेट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऐसा करो ना 2 दे दो, मान लो, है ना। तो क्या होगा, अब गेट इंटरेस्ट रेट अगर मैं 2 कॉल कराऊंगा तो क्या होगा कि जो है आपका ये वाला कॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं ये कराऊं मान लो तो फिर तो ये दिक्कत हो गई ना कि गेट इंटरेस्ट नॉर्मल वाला भी कॉल हो गया, तो एक ही स्कीम में दो दो इंटरेस्ट रेट थोड़ी हो पाएगी। कहने का मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे ये दोनों फंक्शन कॉल कर पा रहा है, पर अपन चाहते हैं कि एक ही हो पाए, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं ना, नाम सेम रख देते हैं, ठीक है ना। जो इसका नाम रखा है, इसलिए ओवरराइडिंग का ये काफी फायदा है। वरना क्या है कि वो जो अपन ने ओवरराइड कर दिया, पर उसने मान लो बेस क्लास का कॉल करवा दिया, तो अपन ऐसा नहीं चाहते। तो अपन ये भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए अपन ने ये चीज देखी कि भाई ये ध्यान रखना है ना। और एक और चीज, अगर मान लो आपको यहाँ पे मान लो आपको बेस क्लास का ये कॉल कराना है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मतलब बेस क्लास का नाम क्या हो गया, जैसे मान लो आपने लिख दिया आउट, आपने लिख दिया RBI, ये बेस क्लास का नाम हो गया। फिर इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और फिर आपने लिख दिया गेट ये करके ये, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा आपका, तो इससे आपका एक बार रन करा के देखते हैं। तो देखो आपका 6.5 प्रिंट हो गया। तो अभी यहाँ पे अच्छा, यह रिटर्न स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, तो ये सी आउट हो नहीं पाया। तो एक बार इसके नीचे करके देखते हैं अपन। तो ये रन कराया अपन ने, तो देखो यहाँ पे देखो ये 6 आ गया, और फिर इसका 6.5 आ गया। ये यहाँ पे मैंने स्लैशन नहीं दिया था इसलिए, ठीक है ना। तो इसने 6 प्रिंट करा था, और फिर जब ये रिटर्न 6.5 हुआ, तो यहाँ पे 6.5 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो अपन को अगर बेस क्लास का कॉल कराना है तो इस टाइप से करा सकते हैं अपन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो। और ऊप्स की अगर सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्चुअल फंक्शंस अगर आपको सीखना है, उसके लिए काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई है। तो वो सीखने के लिए आपको ये बेस मालूम होना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से आप सीख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।